अभी अपन रिवाइज करते हैं ऐसे 800 सर, ऐसे 800 का रिवीजन करते हैं। ऐसे 800 का क्या नाम है सर? देखो सर, पूरी 800 सीरीज में अपने को कुछ स्पेशल बातें ध्यान रखनी होती है, इसीलिए कहते हैं स्पेशल कंसिडरेशन। ये बात तीनों में, 800 में भी कुछ स्पेशल कंसिडरेशन, 805 में भी कुछ स्पेशल कंसिडरेशन, 810 में भी कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है। 800 वाली स्पेशल कंसिडरेशन क्या कहती है सर? जब आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सर ऑडिट तो 200 से 700 तक कर ही रहे थे। अरे भाई साहब, जब आप ऑडिट कर रहे हो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रिपेयर्ड हुआ है एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बना है, तो अपने को कुछ स्पेशल कंसिडरेशन करनी पड़ेगी जो ऐसे 800 में दी गई है। यही ऐसे 800 है सर। तो सर अगर मेरी बात सुनो, ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? तो सुनो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के दो फ्रेमवर्क होते हैं, एक तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एक होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क मतलब जो सबकी कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग बनाते हैं, वाइड यूजर्स के लिए बनाता है। अगर डेटर्स को चाहिए तो ये ले, क्रेडिटर्स को चाहिए तो ये ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स को, बैंक को, जिसको चाहिए सबके लिए कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो बनता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से, वो सबकी वाइड यूजर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। कौन सी नीड्स? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। स्पेशल वाला बस स्पेशल लोगों के लिए, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स स्पेसिफिक यूजर्स की फुलफिल करेगा। ठीक है सर, तो अपने को समझ में आया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है एक तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एक होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो जनरल पर्पस वाला तो अपने को पता है, जो अपना नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है, वो बनता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से। बट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क सर क्या होता है? स्पेसिफिक यूजर्स के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है सर, उसके एग्जाम्पल्स अपन आगे देखेंगे। और अपने को इतना पता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बन सकता है और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बन सकता है। और अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को भी देखें तो इसमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज हो सकता है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी यूज हो सकता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी यूज हो सकता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में भी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज हो सकता है और कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज हो सकता है। मतलब इन दोनों में ये दोनों आ सकते हैं। मतलब ये जनरल पर्पस में फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में भी फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वाइड यूजर्स, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। तो सर ये फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है, बताओ ना। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वो बोलता है कि उसमें अगर मुझे फेयरली प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और फेयरली प्रेजेंट करना है तो मैं कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर करूं, चलेगा क्या? अलाउड करो। सर मैं कुछ डेविएशन करना चाहता हूं और उसको बहुत ही अच्छे बेटर वे में प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में अलाउड है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क चुप, कुछ नहीं करना, एडिशनल डिस्क्लोजर चुप, जो बोला वही डिस्क्लोज कर। क्या एडिशनल डिस्क्लोज करेगा तू? डेविएशन करूं क्या मैं कुछ, उसको बेटर, कोई बेटर वेटर नहीं रे, जो बोला है वो दे और काम खत्म। कंप्लायंस फ्रेमवर्क ये बोलता है। ठीक है सर, तो अब ऊपर आओ सर। ऐसे 800 का क्या नाम है वो वाले? ऐसे 800 में, एक सेकेंड ना, ऐसे 800 का क्या नाम है? स्पेशल कंसिडरेशन। प्लीज नोट डाउन, स्पेशल कंसिडरेशन। तो ये क्या है सर? वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं सर, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को, मतलब वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बना है, बनता है। जिस हिसाब से बनेगा वो बनेगा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनेगा। अगर कोई एफआरएफ डिजाइन किया गया है, कोई भी एफआरएफ डिजाइन किया गया है टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो सर कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है और क्या सर? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी हो सकता है। क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल्स दो सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। सर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई साहब किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होगा। तो सर हम लोग हमारे अभी जो अपन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इंडेस के हिसाब से बनाते हैं, और क्या अपने पे एप्लीकेबल एफआरएफ इंडेस और शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हैं। बट स्पेशल पर्पस मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, उसके प्रोविजन, तो ये तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनेगा ना, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ही हुआ ना ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो बना रहे। समझ में आया? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जैसे कि कोई बॉन्ड इंडेंचर एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट है या फिर प्रोजेक्ट ग्रांट है, उसके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट बेसिस, मतलब कैश बेसिस पर आप क्या कर रहे हो सर? अकाउंटिंग करके, अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो इंफॉर्मेशन
ऑफ एंटिटी मे बी रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर फॉर क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स के लिए आप बना रहे हो केस बेसिस की अकाउंटिंग पर आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो ये सर स्पेशल हुआ ना। नॉर्मली तो अपन क्या करते हैं, इंड एस लगा के करते हैं कि अपने को क्या एक्रूअल बेसिस वगैरह फॉलो करते हैं, जो भी अपन फॉलो करते हैं, बट ये तो कह रहा है कैश बेसिस पे करके बनाओ, स्पेशली क्रेडिटर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन जो स्टेब्लिश किया किसी रेगुलेटर ने, कोई रेगुलेटर है, कोई रेगुलेटिंग बॉडी है, वो कह रहा है कि इस हिसाब से बना के दो, तो आप उस हिसाब से बना के दो ना, सिंपल सी बात। और ये उस रेगुलेटिंग बॉडी और आपके बीच की बात है, तो स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क में आएगा कि जनरल पर्पज में? सर स्पेशल पर्पज में आएगा। अब 800 में आपको कुछ स्पेशल कंसीडरेशंस करनी पड़ती है सर, क्या करनी पड़ती है, कुछ कंसीडरेशन। तो कंसीडर क्या करेंगे, जब हम एक्सेप्ट करेंगे एंगेजमेंट, अगर एंगेजमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको ये 3 चीजें कंसीडर करनी है। पहले, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप पर अप्लाई होता है, क्या वो प्रोवाइड करता है कुछ स्टैंडर्ड्स? क्या एप्लीकेबल एफआरएफ आपको प्रोवाइड करता है कुछ स्टैंडर्ड जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैब्लिश किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज और रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप लोग चुपचाप प्रिज्यूम एक्सेप्टेबल मानना उस एफआरएफ को, उसमें दिमाग नहीं लगाना। अगर कोई एप्लीकेबल एफआरएफ आपको प्रोवाइड करता है कुछ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो स्टैब्लिश किए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, वो ऑथराइज वो ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड भी है और रिकॉग्नाइज्ड भी है, तो ये वाले स्टैंडर्ड्स आपके लिए प्रिज्यूम्ड एक्सेप्टेबल होंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है स्टैब्लिश्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, उसका स्टैब्लिश्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उसके लिए को क्या करना है, प्रिज्यूम्ड एक्सेप्टेबल। भाई साहब उसने स्टैंडर्ड दिए गए, आप स्टैंडर्ड फॉलो करो, रिपोर्टिंग करो, और वो ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो क्या चेक कर रहे हो, एप्लीकेबल एफआरएफ आपका सही है, ठीक है। अगर किसी कानून में, किसी लॉज में, किसी रेगुलेशन में आपको प्रिस्क्राइब किया, तो चुपचाप वो लॉ रेगुलेशन में जो दिया उसके हिसाब से आप बना दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बात खत्म। किसी एप्लीकेबल एफआरएफ आपका जो है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल, जो एप्लीकेबल एफआरएफ है मे प्रोवाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या और सोर्सेस अदर देन डिस्क्राइब्ड अबव। एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस के हिसाब से बनाना है या कोई भी सोर्स, इन दोनों के को छोड़ के बनाना है, तो आपको ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि ये एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करूं सर कि ये एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? तो मैं सर जो मेरा नॉर्मली एफआरएफ होता है, जो एक्सेप्टेबल एफआरएफ होता है, फॉर एग्जांपल क्या, जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल एफआरएफ होता है उसको चेक करूंगा, इसको निकालूंगा और ये देखूंगा कि जो मैं एफआरएफ अप्लाई करने वाला हूं और जो नॉर्मली एफआरएफ एक्सेप्टेबल है उसके और इसके एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टर्स मैच तो हो रहे हैं ना। तो सर आप देखो तो यहां क्या लिखा है, एप्लीकेबल एफआरएफ में प्रोवाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या सोर्सेज अदर देन डिस्क्राइब्ड अबव। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। कैसे? ये बाय कंसीडरिंग कि जो फ्रेमवर्क है आप जो लगाने वाले हो फ्रेमवर्क, वो एग्जिबिट करता है, मतलब दिखाता है, शो करता है, एग्जिबिट शो क्या, एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टर्स जो नॉर्मली एग्जिबिटेड बाय एक्सेप्टेबल एफआरएफ। जो एक्सेप्टेबल एफआरएफ के कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो ये वाला एफआरएफ आपको कैरेक्टर दिखा रहा है, एट्रीब्यूट्स दिखा रहा है, तो आप एक्सेप्ट कर लेना। इसमें आपको एक्सेप्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, लॉ एंड रेगुलेशन में कुछ नहीं चेक करना, एक्सेप्टेबल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बना के दिया है, उसमें सर क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड रिकॉग्नाइज्ड है, तो प्रिज्यूम्ड एक्सेप्टेबल, उसमें भी दिमाग नहीं लगा। पर अगर किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन बेस्ड है, किसी कॉन्ट्रैक्ट या अदर सोर्सेस ऊपर वालों को छोड़ के, तो उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ देखना पड़ेगा। वो कैसे कंसीडर करोगे कि जो फ्रेमवर्क जो नॉर्मली जो एग्जीक्यूटेड बाय एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क है, वो वाले एट्रीब्यूट्स अगर ये फ्रेमवर्क दे रहा है तो एक्सेप्ट कर लेना। ये 3 चीजें, 3 कंसीडरेशन अपने दिमाग में डाल लेना। सर इसमें और क्या स्पेशल कंसीडरेशन होगी? सर मैंने तो अभी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने की बात की, अब काम तो करोगे ना, प्लान करोगे, परफॉर्म करोगे, क्या ऑडिट, कौन सी ऑडिट? सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं इस पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो उसमें कुछ स्पेशल बातें, क्या स्पेशल बातें? ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सर क्या कंसीडर करोगे जब प्लान एंड परफॉर्म कर रहे हो? वो वाली ऑडिट, कौन सी? ऐसे 800 वाली, उसमें वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर्ड हुआ है एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो आप ऑब्टेन कर लेना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एंटिटी क्या 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 प्रोसेस है, क्या मतलब क्या आपको पहले समझ लेनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी एंटिटी के सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। और सुनो सर, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट ने निकाला है और उस इंटरप्रिटेशन के बेस पे उन्होंने क्या बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो वो वाली इंटरप्रिटेशन जो मैनेजमेंट ने निकाली है, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट ने इंटरप्रिटेट किया होगा ना इस कॉन्ट्रैक्ट को, और उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा ना, तो वो वाली इंटरप्रिटेशन की समझ ले ले मेरे भाई।
उसके बाद कंप्लायंस करना पड़ेगा सारे के सारे ऐसे जो रिलेवेंट है, क्या है, रिलेवेंट है ऑडिट के लिए, उसके साथ आप कंप्लायंस करोगे। सर क्या मैं डिपार्चर कर सकता हूं? मैं कोई भी रिक्वायरमेंट जो ऐसे के अंदर दी गई है, मैं वो रिक्वायरमेंट को डिपार्ट कर सकता हूं, मतलब उसको डेविएट कर सकता हूं, उसके अलग कुछ कर सकता हूं क्या? हाँ जी सर कर सकते हो, बट वो रिक्वायरमेंट जो उस ऐसे में दी है उसमें आपको परफॉर्म करनी पड़ेगा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, और जो एम है उस रिक्वायरमेंट की वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सर सुनो पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द रिक्वायरमेंट। जो सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेज है, तो उसमें क्या है सर कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें क्या चाहिए? स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए सर। फॉर एग्जांपल बताओ ना सर, अगर आप ऐसे 320 में, ऐसे 320 का नाम है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, और 320 में हमें कुछ जजमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो जो नॉर्मल ऑडिट होती है, जो जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट होती है, तो आप ऐसे बैठते हो 320 में जो जजमेंट लेते हो वो सबके इंफॉर्मेशन नीड्स को कंसिडर करके लेते हो, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को कंसिडर करके आप उसमें जजमेंट्स लेते हो। बट इसमें जजमेंट्स अगर लोगे, स्पेशल कंसिडरेशन क्या होगा कि हम इंटेंडेड यूजर्स, मतलब स्पेसिफिक यूजर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नीड्स के बेस के ऊपर जजमेंट लेंगे। पॉइंट नंबर डी, मैनेजमेंट बैठा इंटेंडेड यूजर्स, स्पेसिफिक यूजर्स के साथ बैठा और डिसाइड कर लिया कि अगर कोई गलती मिली, सर देखो बुक में स्टॉक और एक्चुअल स्टॉक अगर उसके में 5% का डिफरेंस आता है तो इग्नोर करेंगे। ये चीज डिसाइड कर ली मैनेजमेंट ने इंटेंडेड यूजर्स के साथ बैठ के, यार एक थ्रेशोल्ड बना दिया कि अगर 5% तक की गलतियां आती है, बिलो विच अगर कोई गलती आती है 5% से कम अगर कोई गलती आती है, वो वाली मिस स्टेटमेंट मतलब इनकरेक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन जो भी गलती आती है जो आइडेंटिफाई होती है ऑडिट के दौरान, वो करेक्ट नहीं की जाएगी, नहीं एडजस्ट की जाएगी। तो क्या अगर ऐसा कोई थ्रेशोल्ड है तो ऑडिटर को 320 के हिसाब से मेटेरियलिटी डिटरमाइन नहीं करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? एग्जिस्टेंस ऑफ सच थ्रेशोल्ड डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन द मेटेरियलिटी एज पर ऐसे 320। पॉइंट नंबर ई, कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसको? टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो वो तो सब में करते हैं, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कम्युनिकेट जो करना है टीसीडब्ल्यूजी के साथ, वो किस पे बेस्ड है? वो आपका रिलेशनशिप पे बेस्ड है, जो रिलेशनशिप आपकी टीसीडब्ल्यूजी के साथ है, और आप किस पे बेस्ड है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट कर रहे हो आप उस पे बेस्ड है। तो क्या सर देखो, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट होती है, मतलब उसमें क्या, जो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं सबके लिए बनते हैं, उस वाले में टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी करता है। क्या जो ये जो कैसे बन रहा है, ओवरसी करता है, देखता है सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो टीसीडब्ल्यूजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ये वाली क्या है सर? स्पेशल पर्पज है। तो यहां देखेंगे क्या टीसीडब्ल्यूजी, वेदर टीसीडब्ल्यूजी आर रेस्पॉन्सिबल, क्या वो रेस्पॉन्सिबल है? क्यों सर? इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टीसीडब्ल्यूजी की अगर कोई जिम्मेदारी नहीं हुई कि वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, तो आपको उसमें स्पेशल कंसिडरेशन करने पड़ते हैं। तो ये 5 चीजों में आपको की है स्पेशल कंसिडरेशन। याद कैसे रखेंगे सर? देखो अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी अकाउंटिंग पॉलिसीज और उन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इंटरप्रिटेशन की है, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन ने जो की है मैनेजमेंट ने वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग किसकी? सारे एसेज की। तो ऑल एसेज के साथ आपको कंप्लायंस करना है, तो सारे अंडरस्टैंडिंग एसेज की अंडरस्टैंडिंग लेके आपको कुछ स्पेशल कंसीडरेशंस करने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ द सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसेज, तो जब आप ऑडिट कर रहे हो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो आपको चाहिए स्पेशल कंसीडरेशन, एज पर ऐसे स्पेशल कंसीडरेशन लेनी पड़ेगी। और एज पर ऐसे 320 एग्जांपल है जजमेंट्स वाला। फिर देखो अंडरस्टैंडिंग ऑल द एसेज रिक्वायर स्पेशल कंसीडरेशन अबाउट दी थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या? अगर मैनेजमेंट ने कोई एग्री कर रखा है थ्रेशोल्ड कि अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई बिलो विच मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट, अगर वो करेक्टेड भी नहीं होगी और एडजस्टेड भी नहीं होगी, तो क्या करना पड़ेगा सर? ऑडिटर को ऐसा रिलीफ नहीं मिलता, इससे छुटकारा नहीं मिलता, उसको खुद से मेटेरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने थ्रेशोल्ड डिटरमाइन कर लिया उससे आपको कोई मतलब नहीं है, और 260 कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो सर क्या स्पेशल कंसिडरेशन करेंगे जब प्लान एंड परफॉर्म करेंगे ऑडिट? तो सर अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी सारे एसेज की जिसमें स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑल द एसेज रिक्वायर्ड स्पेशल कंसिडरेशन अबाउट थ्रेशोल्ड एंड कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। ये वाली लाइन अगर आपने लिख ली तो आपको सारे पॉइंट याद रहेंगे। अब सर आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है एप्लीकेबल एफआरएफ। हाँ सर, आप ऑडिट रिपोर्ट में एप्लीकेबल एफआरएफ डिस्क्राइब कर देना। सर ऊपर वाली लाइन में कुछ इतना खास नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो क्या आपको ऑडिटर को इवेल्युएट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेटली डिस्क्राइब करता है वो सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात खत्म। 700 के हिसाब से आप रिपोर्टिंग करते हो, तो जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उन किस वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ऑडिटर को डिस्क्राइब, देखो स्पेशल पर्पज है, तो जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वो पर्पज को डिस्क्राइब करेगा।
इसके स्पेशल पर्पज के यूजर्स होते हैं, वो यूजर्स कौन है, इंटेंडेड यूजर्स, उनके बारे में डिस्क्राइब करेगा। अगर नहीं करना चाहता और मतलब एक काम ऐसा भी कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर पहले से डिस्क्राइब्ड है पर्पस और यूजर्स, तो एक नोट डाल के रेफर कर देगा कि ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है। अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस है कि कौन सा एफआरएफ यूज करना है, तो मैनेजमेंट ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे, या फिर क्या रेफरेंस दे देंगे, सर सेल मेक अ रेफरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फॉर डिटरमाइनिंग दैट एप्लीकेबल एफआरएफ, वो मैनेजमेंट की है। जो एक्सेप्टेबल एफआरएफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है, वो मैनेजमेंट वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सप्लेनेशन वाले हेडिंग में डाल देंगे। अलर्ट कर देंगे रीडर्स को कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने और कोई भी दूसरे पर्पस के लिए सूटेबल नहीं होगा। इसलिए अपन इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं, उसके यूज पर क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। तो ऑडिटर के लिए क्या है, अप्रोप्रिएट है क्या, वो इंडिकेट कर दे कि ऑडिट रिपोर्ट जो है सोली फॉर दी स्पेसिफिक यूजर्स है, उसमें क्या कैसे ये अचीव करेगा सर, उसमें क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन डाल देगा, किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन या यूज पर डाल देगा। एक पैराग्राफ अलर्टिंग दी रीडर्स को एक्सपेंड कर देगा, एक्सपेंड मतलब एक पैराग्राफ डाल देगा जिसमें ये डाल देगा, ये वाला अदर मैटर डाल देगा और उसकी हेडिंग मॉडिफाई कर देगा।